अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने सिखाया धोखाधड़ी का सबक। कहानी की शुरुआत। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि पिछले युद्ध में उन्होंने एक बड़ी विजय प्राप्त की थी। उनके साथ बीरबल भी टहल रहे थे। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक व्यापारी दरबार में हाजिर होना चाहता है। उसका कहना है कि उसे बहुत बड़ी परेशानी है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में दरबार सजा और वह व्यापारी, जिसका नाम सूरदास था, दरबार में उपस्थित हुआ। वह बहुत अमीर प्रतीत हो रहा था, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने पूछा, कहो व्यापारी, तुम्हारी क्या समस्या है? सूरदास ने सलाम करते हुए कहा, जहांपना, मेरी सारी कमाई चोरी हो गई है। कल रात मेरे घर से 10,000 सोने के सिक्के चोरी हो गए। मैंने बहुत खोजबीन की पर कुछ नहीं मिला। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम्हारे घर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? हुजूर, मेरे घर पर 4 नौकर हैं जो पहरा देते हैं। दरवाजे पर ताले लगे रहते हैं, फिर भी चोरी हो गई। मुझे शक है कि यह काम मेरे ही किसी नौकर ने किया है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इसका कुछ हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोरी को ढूंढ निकालने का एक तरीका है। मुझे केवल एक रात का समय दीजिए, मैं सच सामने ले आऊंगा। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को काम सौंप दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस व्यापारी के 4 नौकरों को बुलाया और बड़े ध्यान से उनके चेहरों को देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम चारों पर चोरी का शक है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक अवसर देता हूं अपनी बेगुनाही साबित करने का। चारों नौकर घबराए हुए थे। बीरबल ने अपने सेवक से कुछ डंडियां मंगवाईं। सभी डंडियां एक जैसी लंबाई की थीं। उन्होंने प्रत्येक नौकर को एक एक डंडी दी और कहा, यह जादुई डंडियां हैं। जो व्यक्ति दोषी होगा, उसकी डंडी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब इन्हें अपने पास रखो और कल सुबह इन्हीं डंडियों को लेकर दरबार में आना। चारों नौकरों ने डंडियां ले लीं और थरथराते हुए घर चले गए। चोरी का खुलासा। अगले दिन सुबह चारों नौकर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी की डंडियां मंगवाईं और ध्यानपूर्वक उनकी लंबाई मापी। तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम है रामू। रामू नाम सुनते ही सभी चौंक गए और रामू कांपने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इन डंडियों में कोई जादू नहीं था। ये सब एक समान थीं। लेकिन मैंने कहा था कि चोर की डंडी 1 इंच बढ़ेगी। जो व्यक्ति चोर होगा, वह डर के मारे अपनी डंडी खुद ही काट देगा ताकि सुबह तक वह छोटी न लगे। उन्होंने रामू की डंडी दिखाते हुए कहा, देखिए, यह डंडी बाकी सब डंडियों से 1 इंच छोटी है। इसका मतलब है, इसने डर के मारे डंडी काट दी। यही असली चोर है। रामू ने घुटनों के बल गिरकर स्वीकार कर लिया, हुजूर, माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने चोरी की। मुझे नहीं पता था कि बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता के सामने मेरा झूठ नहीं टिकेगा। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम व्यापारी का सारा धन वापस लौटाओ और फिर दरबार के सेवकों के रूप में 1 वर्ष तक बिना वेतन सेवा करोगे। रामू सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म मेरे आका। व्यापारी की असली नीयत। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल कुछ सोचते हुए व्यापारी सूरदास की ओर मुड़े और बोले, सूरदास जी, आपने कहा कि 10,000 सोने के सिक्के चोरी हुए थे।
पर आपके घर की संपत्ति की स्थिति और सेवकों की जानकारी के अनुसार आपके पास इतना धन होना थोड़ा संदिग्ध है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सिक्के कहाँ से आए? सूरदास थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, मैंने वर्षों की मेहनत से यह कमाई की है। बीरबल ने आंखें संकीर्ण करते हुए कहा, फिर भी क्या आप हमें कोई पक्की रसीद, लेखा जोखा या व्यापार का प्रमाण दिखा सकते हैं जिससे यह साबित हो कि आपके पास यह धन वैध रूप से आया? अब सूरदास पसीने पसीने हो गया। उसने धीरे से स्वीकार किया, दरअसल यह सारा धन मेरे द्वारा की गई कर चोरी से जमा हुआ था। मैं हर साल व्यापार का आधा हिस्सा गुप्त रखता था ताकि टैक्स न देना पड़े। अकबर के चेहरे पर कठोरता आ गई। तो तुमने न केवल झूठी चोरी की रिपोर्ट की, बल्कि चोरों को दोषी ठहराने की कोशिश भी की और राज्य से धोखाधड़ी भी की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे शुरू से ही शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे मामलों में अक्सर दोहरा खेल होता है, एक वास्तविक चोर और एक मानसिक चोर। अकबर ने कहा, सूरदास, तुमने राज्य को धोखा दिया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी आधी संपत्ति जब्त की जाएगी और बाकी संपत्ति से तुम टैक्स चुकाओगे। इसके अलावा 1 वर्ष तक तुम्हें ईमानदार व्यापारियों की सेवा करनी होगी ताकि तुम्हें ईमानदारी का मूल्य समझ में आए। बीरबल की शिक्षा। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से हम न केवल चोर को पकड़ पाए बल्कि एक बड़े धोखेबाज व्यापारी को भी बेनकाब कर सके। तुम्हें सलाम है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो आंखों से दिखता है, बल्कि वो होता है जो मन में छिपा होता है। मैंने सिर्फ मन के डर को पहचान लिया। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य अंगूठी भेंट में दी और दरबारियों ने ताली बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। झूठ और धोखाधड़ी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। भय व्यक्ति को उसकी असलियत दिखा देता है और अंततः बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। अकबर बीरबल की कहानी, ईमानदारी की परीक्षा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अनेक रत्न थे, परंतु बीरबल की बुद्धि, विनोदप्रियता और न्यायप्रियता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा का स्रोत भी हैं। यह कहानी उस समय की है जब एक धूर्त दरबारी ने ईमानदार व्यक्ति को फंसाकर अकबर को भ्रमित कर दिया, लेकिन बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर न्याय की जीत सुनिश्चित की। दरबार में एक नई समस्या। एक दिन दरबार में एक सज्जन व्यक्ति, नाम था हरिदास, रोते बिलखते हाजिर हुआ। वह गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार। अकबर ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत पूछा, कहो भले मानस, तुम्हारी क्या व्यथा है? हरिदास ने कहा, जहांपना, मैं एक बढ़ी हूं। सालों से अपनी मेहनत की कमाई से पेट पालता आया हूं, पर 2 दिन पहले मेरी सारी जमा पूंजी 300 चांदी के सिक्के चोरी हो गए। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे शक है दरबार के ही एक दरबारी साहब मिर्जा खान पर। उन्होंने ही पिछले सप्ताह मुझसे मेरी झोपड़ी के पास आकर बात की थी और उसी दिन से वे मुझे घूरते रहते हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने ही तो चोरी नहीं की। मिर्जा खान ने खड़े होकर विरोध किया, बिल्कुल झूठ। यह गरीब मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने कभी उसके पास चक्कर नहीं लगाया। अकबर सोच में पड़ गए। वे नहीं चाहते थे कि बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, अब इस मामले में क्या किया जाए? बीरबल की जांच आरंभ।
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सच और झूठ में केवल एक पतली रेखा होती है जिसे केवल व्यवहार और भय से पहचाना जा सकता है। मुझे बस एक दिन दीजिए, मैं दोनों पक्षों की परीक्षा लूंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने हरिदास व मिर्जा खान दोनों को अगली सुबह अपने घर बुलाया। अनोखी परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दोनों को एक एक थैला दिया। हर थैले में 10-10 चांदी के सिक्के थे, लेकिन खास बात यह थी कि सिक्कों में से एक में एक विशेष निशान बना हुआ था जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकता था। बीरबल ने कहा, मैंने देवता से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक जिस भी थैले में चोरी के सिक्के होंगे उसका विशेष सिक्का काला पड़ जाएगा। अब आप दोनों अपने अपने थैले ले जाइए और कल इन्हें लेकर फिर से आइए। दोनों थैले लेकर चले गए। सच का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने दोनों से थैले मंगवाए। हरिदास ने बिना किसी झिझक के थैला सामने रख दिया। मिर्जा खान थोड़ा हिचकिचाया पर फिर थैला सौंप दिया। बीरबल ने पहले हरिदास के थैले से सिक्के निकाले, सभी चांदी जैसे चमक रहे थे, कोई काला नहीं पड़ा था। अब मिर्जा खान की बारी आई। बीरबल ने जैसे ही थैले को उल्टा, सभी सिक्के बाहर आ गए, सिर्फ वही खास निशान वाला सिक्का थोड़ा घिसा हुआ और काला पड़ चुका था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपना, यह विशेष सिक्का मैंने खुद ही काले रंग से रंगा था। मैं जानता था कि जो चोर होगा वह भय में आकर बार बार उसी सिक्के को देखेगा, उसे घिसेगा, रगड़ेगा, शायद उसे साफ करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से यह काला सिक्का अब बदरंग हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि मिर्जा खान ही चोर हैं। मिर्जा खान अब कुछ बोलने लायक नहीं था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। अकबर का न्याय। अकबर ने सख्ती से कहा, मिर्जा खान, तुमने दरबार की गरिमा को अपमानित किया है। एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हारे धन का आधा हिस्सा हरिदास को मिलेगा और तुम्हें 6 महीने के लिए गरीबों की सेवा करनी होगी। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, मैं तो केवल न्याय चाहता था। बीरबल साहब ने मुझे न्याय दिलाया, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक और परीक्षा, ईमानदारी का प्रमाण। इस घटना के कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि दरबार में और कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु लालच से अपने सिद्धांत खो बैठते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, एक प्रयोग से हम यह बात स्पष्ट कर सकते हैं। अकबर ने कहा, तो फिर कर डालो। दरबार में जो सच्चा निकले उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने ऐलान करवाया कि अगली सुबह राजमहल के बाहर एक बड़ा घड़ा रखा जाएगा और सभी दरबारी एक एक कटोरी दूध उसमें डालकर जाएंगे। शर्त यह थी कि यह कार्य बिना देखे, बिना किसी निगरानी के किया जाएगा। अगली सुबह घड़े की सच्चाई। सुबह होते ही एक एक दरबारी जाकर कटोरी लेकर घड़े में दूध डालता गया। सभी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने सारे लोग दूध डालेंगे, मेरा थोड़ा सा पानी कौन पहचानेगा? पर जब बीरबल ने दोपहर को घड़े का ढक्कन खोला तो आश्चर्यचकित हो गए, पूरा घड़ा पानी से भरा था। कहीं भी दूध की बूंद तक नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो इंसान की सच्चाई है। सबने यही सोचा कि एक आदमी अगर पानी डाल देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सबने यही सोचा तो पूरा घड़ा पानी से भर गया। यही सामाजिक पतन की शुरुआत होती है, जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टाल देता है।
अकबर को गहरा ज्ञान मिला। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे यह सिखाया कि समाज की अच्छाई केवल दूसरों से उम्मीद करने से नहीं आती, बल्कि अपने आप से शुरू करनी होती है। हरिदास की वापसी। इस घटना के एक सप्ताह बाद हरिदास फिर से दरबार में आया। वह बीरबल के चरणों में झुक गया और बोला, मुझे एक बार फिर आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मैं अब कुछ पैसे से समृद्ध हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस धन का सही उपयोग कर सकूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, सबसे श्रेष्ठ उपयोग वह होता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। अपने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय बनवाओ ताकि बच्चे शिक्षा पा सकें और समाज आगे बढ़े। हरिदास ने बीरबल की बात मानी और कुछ ही महीनों में उसके गांव में पहला विद्यालय खुला, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करने लगे। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी में बीरबल ने केवल एक चोर को नहीं पकड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक आईना दिखाया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि ईमानदारी केवल कहने की चीज नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे कार्यों में उसका पालन करना होता है। भय और लालच इंसान को असली रूप में बेनकाब कर देते हैं। न्याय वह नहीं जो कानून के शब्दों में लिखा हो, बल्कि वह है जो समाज के भले के लिए हो। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नैतिक दृष्टिकोण ने केवल अकबर को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को सही मार्ग पर चलना सिखाया। अकबर बीरबल की कहानी ईमान का इनाम। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे लोकप्रिय बीरबल की कहानियां भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता से न केवल बादशाह अकबर बल्कि जनता भी प्रभावित होती थी। इस कथा में हम जानेंगे कि किस तरह बीरबल ने एक लालची मंत्री को बेनकाब किया और एक ईमानदार किसान को उसका न्याय दिलाया। दरबार में नया मामला। यह एक ठंडी सुबह की बात है। मुगल दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। अकबर राजगद्दी पर बैठकर न्यायिक कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। वह किसान अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी ओर दया और जिज्ञासा से देखा। कहो बुजुर्ग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसान ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मीधर है। मैं एक साधारण किसान हूँ। गांव में मेरी 4 बीघा जमीन थी, जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ समय पहले हमारे इलाके के दीवान नसीरुद्दीन खान ने मेरी जमीन अपने नाम करवा ली। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके कागजों में हेराफेरी की और अब मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दरबार में हलचल मच गई। दीवान नसीरुद्दीन खान वही मंत्री था जिसे अकबर ने कुछ ही महीने पहले पुरस्कृत किया था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यह आरोप गंभीर है। बीरबल, इस मामले की पूरी जांच करो। यदि यह सच निकला तो दीवान को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म मेरे आका। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल अगले ही दिन गांव पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर लक्ष्मीधर की पुरानी जमीन का मुआयना किया और गांव वालों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने बताया, हुजूर, हम सब जानते हैं कि यह जमीन लक्ष्मीधर की थी। उसने कई वर्षों तक इसमें फसल उगाई है, पर कुछ समय पहले दीवान साहब के आदमी आए और जमीन पर झूठे दस्तावेज दिखाकर उसे हटा दिया गया। बीरबल को स्पष्ट हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। वह दीवान नसीरुद्दीन से मिलने पहुंचे। दीवान ने दस्तावेज दिखाए जो पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहे थे, रॉयल मुहर, दस्तखत, सब कुछ। बीरबल ने पूछा, दीवान साहब, यह जमीन आपने कब खरीदी थी? करीब 6 महीने पहले, दीवान ने उत्तर दिया। और आपने इसे खरीदते समय सरकार को कर भी दिया था?
जी हाँ, पूरे प्रमाण हैं मेरे पास, दीवान मुस्कराया। बीरबल को अब यह मामला और रोचक लगने लगा। उन्होंने एक योजना बनाई जो दीवान को बेनकाब कर सकती थी। बीरबल की योजना, सत्य का उद्भव। बीरबल ने दरबार लौटकर अकबर को सारी जानकारी दी और कहा, जहां पनाह, सत्य को जमीन से निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए थोड़ी बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता है। अकबर ने पूछा, क्या योजना है तुम्हारी? बीरबल बोले, मैं चाहता हूं कि लक्ष्मीधर और दीवान को कल दरबार बुलवाया जाए। मैं एक परीक्षा लूंगा जो दोनों की सच्चाई सामने ला देगी। अगले दिन दरबार में बड़ी भीड़ जमा थी। बीरबल ने दोनों को सामने बुलाया और कहा, हम यह प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन किसकी है, लेकिन न्याय थोड़ा अलग तरह से किया जाएगा। धरती की गवाही। बीरबल ने दोनों से कहा, आज हम जमीन से ही पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। हम खेत के एक कोने में 2 कलश मिट्टी में गाड़ेंगे। एक में लक्ष्मीधर के नाम की पर्ची होगी और एक में दीवान के नाम की। जिस कलश की पर्ची सबसे पहले निकलेगी, वही जमीन का असली स्वामी माना जाएगा। यह सुनकर दरबारियों ने हैरानी जताई, लेकिन अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों से 2 कलश तैयार करवाए, लेकिन चालाकी से उन्होंने दोनों में लक्ष्मीधर के नाम की ही पर्ची डाली। दोनों कलश जमीन में गाड़ दिए गए और फिर अकबर ने स्वयं पर्ची निकालने की घोषणा की। पहला कलश खोला गया, लक्ष्मीधर का नाम। दूसरा खोला गया, फिर वही नाम। दीवान तिलमिला उठा, यह छल है। यह योजना मेरे खिलाफ रची गई है। बीरबल मुस्कराकर बोले, दीवान साहब, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? यदि आप सच्चे हैं तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देगा। परंतु चूंकि आपने जमीन को धोखे से हड़पा है, जमीन ने भी आपके नाम को अस्वीकार कर दिया है। गुप्त गवाह का प्रवेश। अकबर अभी भी थोड़ा संदेह में थे। बीरबल ने तुरंत एक गुप्त गवाह पेश किया, दीवान का ही पुराना मुंशी, जिसने इस जमीन की फर्जी दस्तावेजीकरण में सहायता की थी। बीरबल ने पहले ही उस मुंशी को पकड़कर पूछताछ कर ली थी। मुंशी ने दरबार में स्वीकार किया, हुजूर, दीवान साहब ने जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए नकली दस्तावेज बनवाए। मैंने डर के कारण साथ दिया था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। अकबर का न्याय और बीरबल की विजय। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दीवान नसीरुद्दीन खान को तुरंत पद से हटाया जाता है। साथ ही उसकी संपत्ति का एक भाग जब्त कर राज्य को सौंपा जाएगा। फिर अकबर ने लक्ष्मीधर से कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल रही है और इसके साथ तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष को सम्मानित करने के लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जा रही हैं। लक्ष्मीधर रो पड़ा। जहां पनाह, मुझे धन की नहीं, अपने सम्मान की चिंता थी। आपने मुझे वह लौटा दिया। बीरबल ने कहा, एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान उसकी दृढ़ता होती है। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, उसे देर से ही सही पर न्याय जरूर मिलता है। बीरबल की शिक्षा, ईमानदारी या अवसरवादिता। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर जमीन का निर्णय न होता और वह मुंशी सच न बोलता, तब क्या तुम दीवान की सच्चाई साबित कर पाते? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ की बुनियाद कमजोर होती है। वह कितनी भी चतुराई से बनाया जाए, उसका अंत निश्चित है। लेकिन एक सच्चा इंसान बिना किसी समर्थन के भी खड़ा रह सकता है। नैतिक निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। ईमानदारी कठिन समय में भी डगमगाती नहीं। जो दूसरों का हक मारते हैं, वे अंततः बेनकाब हो जाते हैं। न्याय के लिए संघर्ष करने वाला हर व्यक्ति बीरबल जैसा मार्गदर्शक पा सकता है।
और अंततः न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। अकबर बीरबल की कहानी, धोखाधड़ी का पर्दाफाश। बादशाह अकबर के दरबार में एक से एक बुद्धिमान दरबारी मौजूद थे, लेकिन बीरबल जैसा चतुर, तर्कशील और न्यायप्रिय कोई न था। उसकी कहानियां आज भी समाज को नैतिकता, ईमानदारी और व्यवहारिक चतुराई की सीख देती हैं। प्रस्तुत है एक लंबी और शिक्षाप्रद कहानी, जब बीरबल ने न केवल एक धोखेबाज अमीर को बेनकाब किया, बल्कि एक गरीब व्यापारी को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाया। एक व्यापारी की पुकार। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय का दरबार चला रहे थे, तभी एक अत्यंत साधारण वेशभूषा में व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। वह कुछ थका और निराश दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सत्य की चमक थी। उसने सलाम करके कहा, जहांपनाह, मैं सलीम नाम का व्यापारी हूँ। मैं वर्षों से ईमानदारी से व्यापार करता आया हूँ, पर हाल ही में मेरे साथ ऐसी ठगी हुई है कि मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने उसे पास बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सलीम बोला, हुजूर, कुछ सप्ताह पहले मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी डील की थी। मैं एक व्यापारी, जमील खां, के साथ मिलकर लकड़ी का बड़ा व्यापार करने जा रहा था। मैंने उसे 1000 अशर्फिया उधार दी, जो उसने 3 महीने में लौटाने का वादा किया था। उसने दस्तखत किया, गवाह भी थे। लेकिन अब वह मुकर गया है और कहता है कि उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। उसने दस्तावेज भी गायब कर दिए हैं। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तभी दरबार के एक कोने से आवाज आई, यह सब झूठ है जहांपनाह। सलीम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मेरे पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है। यह बोलने वाला था जमील खां, दरबार में अक्सर उपहारों और दान से नाम कमाने वाला धनी व्यापारी। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस झगड़े को तुम ही सुलझाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जो हुक्म मेरे बादशाह का। बीरबल की चुप जांच। बीरबल ने पहले सलीम को अकेले बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास अब भी कोई प्रमाण है कि तुमने जमील को पैसे दिए थे। सलीम ने दुखी होकर कहा, हुजूर, मेरे पास अब कुछ नहीं है। वह दस्तावेज मैंने उसके पास ही रहने दिया था, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता था। बीरबल को समझ आ गया कि मामला सीधा नहीं है। फिर उन्होंने जमील को बुलाया और साधारण बातों में उलझाया। बीरबल ने हल्के अंदाज में पूछा, जमील भाई, आपने तो हाल ही में कोई बड़ी जमीन खरीदी है न? जमील थोड़ा सतर्क हुआ, फिर बोला, जी हाँ, कुछ ही दिन पहले एक पुराना गोदाम खरीदा है। बीरबल ने पूछा, क्या आप हमें उस गोदाम में एक छोटा सा आयोजन करने देंगे? हम दरबारियों के लिए एक पुस्तक भंडार खोलना चाहते हैं। जमील ने कहा, जहां पनाह का आदेश हो तो कुछ भी संभव है। बीरबल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसे अब पूरी योजना सूझ गई थी। बीरबल की योजना, रहस्य की खोज। बीरबल ने कुछ सिपाहियों के साथ गोदाम की गुप्त जांच करवाई। वहां एक पुराना संदूक रखा था। सिपाहियों ने जब उसे खोला तो वे चौंक गए। उसमें कुछ कागजात पड़े थे, जिनमें एक फटा हुआ अनुबंध पत्र भी था। सलीम का नाम उसमें साफ पढ़ा जा सकता था। बीरबल ने बिना शोर मचाए वह सब उठवा लिया और दरबार के दिन का इंतजार करने लगे। दरबार में सत्य का उदय। अगले शुक्रवार को दरबार फिर लगा। बीरबल ने सलीम और जमील दोनों को बुलाया और कहा, हमने हाल ही में राजकीय गोदाम की सफाई करवाई। वहां हमें कुछ कागजात मिले। इनमें से एक पर किसी अनुबंध के अवशेष हैं। क्या आप दोनों इसे पहचान सकते हैं? जमील खां ने थरथराते स्वर में कहा, मैंने कभी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं देखा।
सलीम ने जैसे ही उसे देखा वह रो पड़ा। हुजूर, यह वही है, मैंने यहीं दस्तखत किए थे। बीरबल ने कहा, तो फिर हमें इस दस्तावेज का पूरा सच जानना होगा। उन्होंने दस्तावेज को दरबारी मुंशी को पढ़ने दिया। उसमें साफ लिखा था कि जमील खां ने सलीम से 1000 अशरफियां उधार लीं और उन्हें 3 महीने में लौटाने का वादा किया। जमील खां अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। झूठ का अंत। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जमील खां, तुमने सलीम जैसे ईमानदार व्यापारी को धोखा दिया और पूरे दरबार को भ्रमित करने की कोशिश की। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने सलीम को ससम्मान उसकी रकम के साथ 200 अतिरिक्त अशरफिया देने का आदेश दिया, दुख और न्याय की प्रतीक्षा की भरपाई के लिए। जमील से न केवल पूरी रकम वसूली गई, बल्कि 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उसे व्यापार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। उस दिन दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर वह दस्तावेज न मिलता तो तुम क्या करते? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। जो व्यक्ति अत्यधिक सफाई देने लगे वह अक्सर दोषी होता है। मैंने जमील के व्यवहार में वह घबराहट देखी जो किसी सच्चे व्यक्ति में नहीं होती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, संयम और न्याय साथ चलें तो असंभव कुछ नहीं। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें कई अमूल्य सबक देती है। एक, झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सत्य देरसवेर सामने आता ही है। 2, ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सम्मान दिलाता है। 3, बुद्धिमत्ता से किया गया कार्य न्याय को पुनः स्थापित करता है। 4, किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात पैसे और दस्तावेजों की हो। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर अन्याय के अंधकार में न्याय की रोशनी दिखाई। सलीम जैसे सच्चे लोगों को हिम्मत दी और समाज को यह सिखाया कि शक्तिशाली वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर व्यापारी और लेनदेन करने वाला व्यक्ति दस्तावेज की एक प्रति दरबार में जमा करे, ताकि भविष्य में कोई भी कमजोर व्यक्ति ठगी का शिकार न हो। बीरबल ने अपने कार्य से यह सिखाया कि न्याय सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि विवेक और साहस से होता है। अकबर बीरबल की कहानी, धोखे का पर्दाफाश। बादशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की गूढ़ सीखों से भरपूर होती हैं। बीरबल की सूझबूझ, चतुराई और ईमानदारी उसे बाकी सभी दरबारियों से अलग बनाती थी। प्रस्तुत है एक ऐसी ही लंबी कथा जब बीरबल ने एक धूर्त व्यापारी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया और साबित किया कि सत्य चाहे जितना भी छुपाया जाए, अंत में सामने आता ही है। शिकायत का आरंभ। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में न्यायिक कार्य कर रहे थे, तभी एक साधारण कपड़े पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह थका हुआ और परेशान दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वह दरबार के सामने सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी ओर ध्यान देते हुए कहा, बोलो बुजुर्ग, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम हरिदत्त है। मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं। मैंने कई वर्षों तक मेहनत करके एक छोटी दुकान बनाई थी। कुछ समय पहले एक अमीर व्यापारी, सुलेमान मर्चेंट, मेरे पास आया और कहा कि वह मेरे कपड़े खरीदकर बाहर के राज्यों में बेचना चाहता है। उसने सौगंध खाकर मुझसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का कपड़ा उधार लिया और 3 महीने में भुगतान का वादा किया। मैंने उसके कहने पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह दरबार में अक्सर आता जाता था।
लेकिन अब 3 महीने बीत चुके हैं और वह मुझे न पैसा दे रहा है न मेरा माल लौटा रहा है, बल्कि उल्टा मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने ही उससे कर्ज लिया था। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। सुलेमान मर्चेंट दरबार में सम्मानित व्यापारियों में से एक था, जो अकबर को समय समय पर उपहार भी भेजता था। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है सुलेमान? सुलेमान विनम्रता से बोला, नहीं जहांपनाह, यह वृद्ध झूठ बोल रहा है। दरअसल इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब झूठा आरोप लगाकर मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। अब बादशाह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। देखो कि सत्य क्या है। बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया, जो हुक्म आलमपना। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने अगले दिन हरिदत्त को बुलाया और उससे सारी घटना विस्तार से पूछी। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कोई दस्तावेज तैयार करवाया था जब सुलेमान से सौदा किया? हरिदत्त ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने उसकी प्रतिष्ठा के कारण कोई लिखित अनुबंध नहीं लिया था। मेरे लिए उसका शब्द ही काफी था। बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अक्सर धोखेबाज भरोसे का ही फायदा उठाते हैं। फिर उन्होंने सुलेमान को बुलवाया। सुलेमान आत्मविश्वास से बोला, हुजूर, मैंने तो इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो इसने झूठा मुकदमा ठोक दिया। बीरबल ने झूठ पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। वह ऐसी योजना थी जिसमें खुद धोखेबाज अपनी गलती उजागर कर बैठे। धोखे की परख। बीरबल ने बादशाह से आज्ञा लेकर घोषणा की कि मामले की सच्चाई जानने के लिए एक विशेष परीक्षा होगी। उन्होंने दोनों पक्षों को दरबार में उपस्थित रहने को कहा और कहा कि परीक्षा पूरी होने के बाद ही निर्णय दिया जाएगा। बीरबल ने राजदरबार के 3 सबसे अनुभवी सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे गुप्त रूप से सुलेमान मर्चेंट की दुकान की निगरानी करें और पता करें कि क्या हाल ही में कोई बड़ी बिक्री हुई है या क्या उसने हरिदत्त का कपड़ा कहीं और बेच दिया है। सिपाहियों ने अगले 3 दिन तक निगरानी रखी और फिर लौटकर रिपोर्ट दी, सुलेमान ने वही कपड़े हाल ही में एक अन्य व्यापारी को दुगुने दामों में बेचे हैं। उन्होंने गवाहों के नाम और प्रमाण भी जुटाए। अब बीरबल को पूर्ण विश्वास हो गया कि सुलेमान झूठ बोल रहा है। सत्य की खोज। बीरबल की दूसरी योजना। बीरबल ने दोनों को फिर दरबार में बुलाया और कहा, हमने तय किया है कि इस विवाद का निपटारा एक परीक्षा के आधार पर होगा। दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने दोनों से एक एक संदूक लाने को कहा जो बंद और सील हों। उन्होंने कहा, इन संदूकों में आप उस कपड़े का एक नमूना रखें जिसके बारे में विवाद है। हम उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। जो सच्चा होगा उसके कपड़े की पहचान सच्चाई की मुहर लगेगी। हरिदत्त के पास कोई कपड़ा नहीं था क्योंकि सारा माल तो सुलेमान के पास गया था। लेकिन बीरबल ने उसे चुपचाप एक खास योजना बताई। गुप्त योजना। कपड़े की चाल। बीरबल ने हरिदत्त से कहा कि वह एक खाली संदूक लाए और उसमें बीरबल द्वारा दिया गया एक विशेष रेशमी कपड़ा रख दे, एक ऐसा कपड़ा जो उस काल में केवल सम्राट के लिए तैयार किया जाता था और आम व्यापारियों को उपलब्ध नहीं होता था। उधर सुलेमान ने अपने माल से कपड़ा रखा और दोनों संदूक दरबार में लाए गए। अब बीरबल ने एक अनुभवी बुनकर को बुलाया जो कपड़े की महीन पहचान कर सकता था। उसने हरिदत्त का कपड़ा देखते ही पहचान लिया कि यह शाही खादी है और सामान्य व्यापारी के पास नहीं हो सकती। बीरबल ने कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हरिदत्त के पास पहले ही ऐसा कपड़ा था और केवल वह व्यक्ति ही उसे दे सकता है जिसने वह माल छिपाया है। तभी सिपाही सामने आए और बताया, जहांपनाह, सुलेमान मर्चेंट ने हाल ही में यही कपड़ा अलीगढ़ के व्यापारी को बेचा है।
हमारे पास दस्तावेज हैं। अंतिम पर्दाफाश। अब सारा दरबार सुलेमान की ओर घूरने लगा। वह बुरी तरह घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, एक व्यापारी की साख उसके भरोसे पर टिकी होती है। तुमने न केवल हरिदत्त को लूटा, बल्कि दरबार को भी झूठे शब्दों से ठगने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की, सुलेमान की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। उसे 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। हरिदत्त को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। बीरबल की जीत और शिक्षा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी योजना इतनी सरल लेकिन प्रभावशाली थी कि सत्य स्वयं उजागर हो गया। बीरबल ने कहा, जहां सच्चाई की तलाश नियत से की जाए, वहां सत्य देर से लेकिन साफ आता है। झूठ चाहे कितना भी महीन हो, अंत में पकड़ा ही जाता है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें कई शिक्षाएं देती है। 1. झूठ और धोखा अंततः सामने आता ही है। 2. ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। 3. बुद्धिमानी और संयम से काम लेकर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. भरोसे का फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है, विशेषकर व्यापार में। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में होने वाले सभी बड़े व्यापारिक सौदों का पंजीकरण किया जाए, ताकि किसी गरीब या ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। बीरबल की सूझबूझ और सत्यनिष्ठा ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय केवल सत्ता से नहीं, विवेक और ईमानदारी से मिलता है। हरिदत्त अपने खोए सम्मान और धन के साथ गांव लौटा और बीरबल की कहानी लोगों में फिर से प्रचलित हो गई। जहां बीरबल हो, वहां अन्याय नहीं टिकता। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने सिखाया धोखेबाजी का सबक। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इनमें चतुराई, बुद्धिमत्ता, न्याय और नैतिकता का सुंदर संगम मिलता है। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सत्य का पक्ष लेते हुए गहन बुद्धिमत्ता से न्याय करता था। आज की यह विस्तृत कथा भी एक ऐसे ही अवसर की है, जहां एक धूर्त अमीर व्यक्ति ने एक भोले व्यक्ति को धोखा देकर उसके जीवन की पूंजी हड़प ली। लेकिन फिर बीरबल ने अपनी कुशाग्रता से ऐसा हल निकाला कि न केवल पीड़ित को न्याय मिला, बल्कि अन्य सभी को भी एक गहरी सीख मिली। घटना की शुरुआत एक अजनबी की गुहार। एक दिन की बात है। दरबार सामान्य रूप से चल रहा था। बादशाह अकबर दरबारियों से मुलाकात कर रहे थे, राजकीय निर्णय ले रहे थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक साधारण वेशभूषा में एक अधेड़ व्यक्ति दरबार में आया और प्रणाम कर दरबार की अनुमति लेकर बोला, जहांपनाह, मुझे आपसे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बादशाह ने रुचि ली और उसे पास बुलाकर कहा, बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। व्यक्ति ने अपना नाम बताया, रामकिशन, और बोला, मैं एक निर्धन पर ईमानदार कुम्हार हूँ। मेरी मेहनत की कमाई से मैंने कुछ सोने की मूर्तियां बनाई और उन्हें बेचने की योजना बनाई, परंतु मैं व्यापारी नहीं हूँ। मेरे गांव में एक अमीर व्यापारी गोपाल दास आया और उसने कहा कि वह मेरी मूर्तियां शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बेचेगा और मुझे अच्छा मुनाफा देगा। मैंने भरोसा कर उसे 10 सुंदर मूर्तियां दे दीं और उसने मुझसे वादा किया कि 1 महीने में हिसाब चुकता कर देगा। अब 2 महीने बीत चुके हैं, न पैसा मिला न मूर्तियां लौटीं। जब मैं उसके पास गया तो वह मुकर गया और कहने लगा कि मैंने उसे कोई मूर्ति नहीं दी। उसने तो मुझे ही धमकी दी कि अगर दोबारा आया तो सिपाहियों से पिटवा दूंगा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। गोपाल दास एक धनवान व्यक्ति था और कई बार दरबार को कर अदा कर चुका था। उसे बुलाया गया। झूठ का जाल। गोपाल दास ने दरबार में आकर विनम्रता से कहा, हुजूर, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मुझे इसकी कोई मूर्ति नहीं मिली। यह झूठा आरोप लगाकर मुझसे धन ऐंठना चाहता है। यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। रामकिशन गिड़गिड़ाने लगा, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता जहांपना। मेरे पास सबूत नहीं है, पर मेरा ईमान है। बादशाह थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला सुलझाओ। न्याय भी हो और सच भी सामने आए। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, इस मामले का सच सामने लाना कठिन नहीं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। बीरबल की जांच आरंभ। बीरबल ने अगले दिन रामकिशन को अकेले बुलाया और पूछा, क्या तुमने मूर्तियों पर कोई निशान या पहचान छोड़ी थी जिससे वे पहचानी जा सकें? रामकिशन ने कहा, हाँ हुजूर, हर मूर्ति के नीचे मैंने अपना नाम और एक विशिष्ट चिन्ह तराशा था, एक कमल का फूल। बीरबल को यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने गुप्त रूप से सिपाहियों को गोपालदास की दुकान, गोदाम और घर की तलाशी लेने भेजा। अगले 2 दिन में पता चला कि गोपालदास ने मूर्तियां वास्तव में बेची थीं और उनमें से 3 अब भी उसके गोदाम में थीं। जब उन मूर्तियों के नीचे देखा गया तो रामकिशन का नाम और कमल का चिन्ह स्पष्ट दिखा। बीरबल को पूरा विश्वास हो गया कि रामकिशन सही है। बीरबल की योजना, धोखे की सजा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गोपालदास और रामकिशन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, हमने निर्णय लिया है कि यह मामला एक विशेष परीक्षा से तय किया जाएगा। दोनों पक्षों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया जाएगा। उस घड़े में वे सत्य को दर्शाने वाला एक वस्तु रखें और उसे मुहरबंद करें। फिर हम घड़े को खुलवाकर जांच करेंगे कि किसका घड़ा सत्य का प्रतीक है। दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने गोपालदास को जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। गोपालदास ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया और चला गया। घड़ों का रहस्य। बीरबल ने रामकिशन को अलग से बुलाया और कहा, तुम्हारा घड़ा खाली रहना चाहिए। सत्य को किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। उसका खालीपन ही उसकी ताकत है। दूसरी ओर गोपालदास ने घड़े में एक सोने की मूर्ति रखी और सोचने लगा, अगर मैं अपनी मूर्ति दिखाऊंगा तो सब समझेंगे कि मैं तो स्वर्ण मूर्तियां बनाता हूं, सच्चाई मेरी है। लेकिन वह यह भूल गया कि मूर्तियों के नीचे चिन्ह भी थे। अगले दिन दोनों घड़े दरबार में लाए गए। सिपाहियों ने उन्हें खोला। रामकिशन का घड़ा खाली था। बीरबल ने कहा, सत्य को साबित करने के लिए कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। जब गोपालदास का घड़ा खोला गया तो उसमें वही मूर्ति निकली और उसके नीचे कमल का चिन्ह था। अब सब स्पष्ट हो गया। गोपालदास का झूठ उजागर हो गया था। दंड और न्याय। अकबर गुस्से में बोले, तुमने दरबार में झूठ बोलकर न केवल इस निर्दोष कुम्हार को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था को भी ठगने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की, गोपालदास की संपत्ति से रामकिशन को उसका हर्जाना दिया जाएगा। गोपालदास को 3 वर्षों के लिए व्यापार से वंचित कर 6 महीने कारावास की सजा दी जाएगी। उसका नाम व्यापारिक रजिस्टर से काटा जाएगा। रामकिशन रो पड़ा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बीरबल से अकबर का संवाद। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इतना सुंदर तरीका कैसे निकाला? बीरबल बोला, जहांपनाह, झूठ अपने आप को छिपाने के लिए साज सज्जा का सहारा लेता है, जबकि सच को कोई आभूषण नहीं चाहिए।
मैंने बस उन्हें अवसर दिया कि वे स्वयं अपना असली चेहरा दिखाएं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में हमारी आंख और विवेक हो बीरबल। नैतिक शिक्षा। इस कथा से हमें कई अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। एक, धोखा चाहे कितना भी चालाकी से दिया जाए, सत्य का सामना नहीं कर सकता। दो, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीन, झूठ बोलने वाला स्वयं ही अपने जाल में फंसता है। चार, जो चुपचाप सत्य की रक्षा करता है वह अंततः विजयी होता है। पांच, कानून और न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में एक फरमान जारी किया कि भविष्य में किसी भी व्यापारी या व्यावसायिक सौदे में बिना लिखित अनुबंध के कोई वस्तु या सेवा न दी जाए। सभी व्यापारियों को यह सिखाया गया कि ईमानदारी से व्यापार करें और विश्वास को न तोड़ें। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर दरबार में न्याय की प्रतिष्ठा को बचा लिया और जनता को यह विश्वास दिलाया कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह झूठ बोलता है तो बीरबल से नहीं बच सकता। इस प्रकार एक बार फिर सत्य ने जीत पाई और झूठ को हार मिली। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय का जादू। मुगल सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में सबसे चहेते बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य व्यंग्य का तत्व होता है, बल्कि गहरी नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी होते हैं। बीरबल का चरित्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का हल बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। आज की यह लंबी और विस्तृत कहानी ऐसी ही एक घटना को प्रस्तुत करती है, जिसमें बीरबल ने न केवल एक मासूम को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे राज्य में ईमानदारी और नैतिकता का संदेश भी फैलाया। कहानी का आरंभ एक विचित्र मामला। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और मुगल दरबार सज चुका था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी दरबारी अपने स्थानों पर थे। अचानक एक युवक दरबार में रोता हुआ आया और घुटनों के बल गिरकर बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने सिपाहियों को संकेत किया कि युवक को शांत किया जाए और पूछताछ की जाए। युवक ने अपना नाम इरफान बताया और बताया कि वह एक सामान्य व्यापारी है जो गांव-गांव जाकर सूती कपड़े बेचता है। कुछ समय पूर्व एक प्रसिद्ध रईस रऊफ अली खान ने उससे बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीदा और वादा किया कि वह 2 महीने के भीतर भुगतान कर देगा। लेकिन जब इरफान अपना पैसा मांगने गया तो रऊफ ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इरफान बोला, हुजूर, मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया था। अब न तो कपड़ा है न पैसा, और ऊपर से वह मुझे बदनाम करवा रहा है कि मैं झूठा हूं। अकबर ने यह सुनकर रऊफ को दरबार में बुलवाया। रऊफ का उत्तर आत्मविश्वास से भरा झूठ। कुछ ही देर में रऊफ अली खान, जो कि एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, दरबार में हाजिर हुआ। उसने आदाब किया और बोला, जहांपनाह, यह सब झूठ है। मैंने इस आदमी से कभी कोई कपड़ा नहीं खरीदा। यह मुझे फंसाकर मेरा नाम खराब करना चाहता है। मेरे पास काफी धन दौलत है। मुझे किसी से कपड़ा क्यों लेना होगा? दरबार में कई दरबारी रऊफ की बातों से सहमत दिखे। उन्होंने कहा, हुजूर, रऊफ दरबार का पुराना करदाता है। यह आदमी कोई चालाक ठग भी हो सकता है। लेकिन इरफान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी बात को सच मानिए। मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मामला उलझ चुका था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारा मामला है। हमें न केवल सत्य चाहिए, बल्कि ऐसा निर्णय भी चाहिए जो सभी के लिए मिसाल बने।
बीरबल की खोज, सच्चाई की परतें। बीरबल ने पहले इरफान से अकेले में बात की। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कपड़ा देने के समय कोई रसीद या पहचान छोड़ी थी? इरफान ने कहा, हुजूर, रऊफ के नौकर हबीब की उपस्थिति में मैंने कपड़ा दिया था। वह सब जानता है। बीरबल ने हबीब को चुपचाप बुलवाया और उससे बात की। पहले तो हबीब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बीरबल ने दो सिपाहियों को इशारा किया तो वह डर गया और बोला, हुजूर, मैं सब बताता हूँ। हाँ, इरफान ने कपड़ा दिया था। मालिक ने वादा किया था कि पैसे देगा, लेकिन फिर पलट गया। मुझे डराया गया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब बीरबल को विश्वास हो गया कि इरफान सच कह रहा है। लेकिन यह गवाही अभी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि रऊफ धन और प्रभाव के बल पर इन बातों को झूठा साबित कर सकता था। बीरबल की योजना, सत्य को बेनकाब करना। बीरबल को एक उपाय सूझा। अगले दिन उन्होंने अकबर को अपनी योजना बताई और फिर दरबार में सबको बुलवाया। बीरबल ने कहा, हम सत्य को एक विचित्र परंतु न्यायसंगत तरीके से परखेंगे। दरबार के बाहर एक गुप्त कोठरी में एक थैले में समान रंग और बनावट के 100 कपड़े रखे गए हैं। उनमें से केवल एक कपड़ा इरफान का है, जिसकी पहचान केवल वह जानता है। हम रऊफ से कहेंगे कि वह अपने खरीदे हुए कपड़े की पहचान करे। अगर वह सच कहता है कि उसने कपड़ा नहीं खरीदा, तो वह कपड़ा चुन नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है और उसने वही कपड़ा बेचा है, तो उसकी पहचान हो जाएगी। रऊफ ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे पता ही नहीं कि उस थैले में क्या है। सभी दरबारियों को यह योजना रोचक लगी। सत्य का उदय, भेद खुलता है। रऊफ को कोठरी में भेजा गया और कहा गया, अगर तुम सचमुच कपड़ा नहीं पहचानते तो किसी भी कपड़े को उठा लो, वह ही तुम्हारा कहलाएगा। लेकिन रऊफ उस थैले में झांकते ही उलझ गया। वहां एक कपड़े में कोने पर हल्का नीला धागा था, जो कि इरफान की पहचान थी। वह कपड़ा देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने जल्दी में एक कपड़ा निकाला, वही वाला। बीरबल ने कहा, अब इरफान से पूछते हैं कि उसका कपड़ा कौन सा था। इरफान ने कहा, जिस कपड़े में कोने पर नीला धागा है, वह मेरा है। जब कपड़े को देखा गया तो वही नीला धागा उस पर था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। रऊफ पकड़ा गया था। उसने झूठ बोलकर न केवल इरफान को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि न्यायालय का अपमान भी किया था। दंड और न्याय। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, रऊफ, तुम्हारे झूठ और घमंड ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। तुमने एक गरीब व्यापारी का विश्वास तोड़ा और दरबार को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने आदेश दिया, इरफान को उसका पूरा हर्जाना ब्याज समेत दिया जाए। रऊफ को 2 साल तक दरबार में कोई मान्यता नहीं मिलेगी और 1 वर्ष के लिए उसकी आधी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। हबीब को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जाए और राजकोष से 100 सोने की मुद्राएं दी जाएं। बीरबल और अकबर की वार्ता। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई को सामने लाकर दरबार की गरिमा को बचाया है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी छुपाया जाए, वह तब तक छुपा रहता है जब तक उसे परखने की स्थिति न हो। एक बार उसे चुनौती दी जाए तो वह खुद ब खुद खुल जाता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारी उपस्थिति से ही हमारा दरबार न्याय और धर्म का प्रतीक बनता है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं।
एक झूठ बोलने वाले अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंस जाते हैं। 2 सच्चाई को देर से सही लेकिन जीत अवश्य मिलती है। 3 धन और पद के बल पर न्याय नहीं रोका जा सकता। 4 बुद्धिमत्ता और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। 5 साधारण व्यक्ति की भी आवाज अगर सच्ची हो तो वह दरबार तक गूंज सकती है। उपसंहार। इरफान की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह दुहक के नहीं बल्कि संतोष और धन्यवाद के थे। उसने हाथ जोड़कर अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की न्यायप्रियता और अकबर की निष्पक्षता ने फिर एक बार यह सिद्ध किया कि मुगल दरबार न केवल शक्ति का केंद्र था, बल्कि वहां न्याय और सच्चाई का भी बोलबाला था। इस घटना के बाद राज्य में नया कानून लागू किया गया। कोई भी व्यापारिक लेन देन अब से लिखित में होगा और 2 गवाहों की उपस्थिति में ही किया जाएगा। इससे सैकड़ों गरीब व्यापारियों का विश्वास फिर से कायम हुआ। और बीरबल, वह हमेशा की तरह मुस्कराता हुआ दरबार से बाहर निकला, यह जानते हुए कि जब तक सत्य की रक्षा करने वाले लोग हैं, तब तक कोई भी झूठ स्थायी नहीं हो सकता।